हम इस चैप्टर में ये देख रहे हैं, उस एरा के बारे में बात कर रहे हैं जब यूएस की हेजिमनी यानी कि यूएस की डोमिनेंस देखी जाती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इमर्जेंस, यानी कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कि आया था उसकी इमर्जेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्यों बोला जाता है? बिकॉज एक शिफ्ट या फिर चेंज आया था। शिफ्ट या चेंज आया था किसमें? बैलेंस ऑफ पावर में। तो पहले हमें पता है कि जो पावर थी वो दो के बीच में डिवाइडेड थी, यानी कि सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में। पर अब एक शिफ्ट आया था उस पावर के अंदर। तो हम देखते हैं क्या शिफ्ट आया था। कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का कोलैप्स कब हुआ था? 1991 में। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गई तो वन सुपर पावर सीज्ड टू एग्जिस्ट, यानी कि स्टॉप्ड टू एग्जिस्ट। तो अब एक ही सुपर पावर थी जो एग्जिस्ट करती थी, द अदर, यानी कि अदर की क्या बात हो रही है? अदर सुपर पावर हमारी थी यूएसए, जो कि इट रिमेन्ड इंटैक्ट विद इट्स पावर एनहांस्ड। एनहांस्ड का मतलब है कि वो एक तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर इंटैक्ट थी और उसकी जो पावर थी वो पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी, यानी कि एनहांस हो गई थी। इट अपीयर्स that the US hegemony began in 1991। तो हम सबको यही लगता है कि यूएस की जो हेजिमनी है वो 1991 में शुरू हुई, बिकॉज उसी टाइम पे सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था। पर कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं यूएस हेजिमनी के जो कहाँ पे हम ट्रेस बैक कर सकते हैं? टू द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विच इज 1945। कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट्स हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ये दिखाती हैं कि यूएस की हेजिमनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही दिखनी शुरू हो गई थी। सो इट बिकेम क्लियर लेटर दैट द वर्ल्ड वाज लिविंग इन अ पीरियड ऑफ हेजिमनी। पर ये बाद में ही चीज क्लियर हो पाई कि वर्ल्ड एक हेजिमनी के पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा था। अब हम देखते हैं इराक्स इन्वेजन ऑफ कुवैत। इराक ने किसे इन्वेड करा था? कुवैत को। इराक ने इन्वेड करा था कुवैत को इन अगस्त 1990। आफ्टर अ सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक इवेंट्स, तो बहुत सारे ऐसे डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स थे जो फेल हो गए थे टू कन्विंस इराक टू क्विट इट्स एग्रेशन। तो जब इराक अपनी एग्रेशन को क्विट नहीं कर रहा था, मतलब वो नहीं मान रहा था, तो यूएन ने कंपल्सरी कर दिया, यानी कि मैंडेट कर दिया कुवैत की लिबरेशन। कुवैत की लिबरेशन बाय फोर्स, क्योंकि इराक नहीं मान रहा था टू क्विट इट्स एग्रेशन। यूएस प्रेसिडेंट जो उस टाइम पे थे, जॉर्ज H.W. बुश, ही हेल्ड, यानी कि अनाउंस्ड द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो उनके हिसाब से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया था वर्ल्ड में उस टाइम पे। ठीक है, अ मैसिव कोalition फोर्स ऑफ 6,60,000 ट्रूप्स फ्रॉम 34 कंट्रीज। तो ये पूरी कोalition फोर्स थी ऑफ 6,60,000 ट्रूप्स फ्रॉम 34 कंट्रीज दैट फॉट अगेंस्ट इराक। तो इन्होंने इराक के अगेंस्ट लड़ाई करी थी एंड दे डिफीटेड इट ऑल्सो। इन्होंने हरा भी दिया इराक को इन व्हाट वाज नोन एज द फर्स्ट गल्फ वॉर। तो फर्स्ट गल्फ वॉर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये 6,60,000 ट्रूप्स की कोalition फोर्स थी जो 34 कंट्रीज से आए थे। इन्होंने इराक के अगेंस्ट फाइट करा था और उसको डिफीट भी कर दिया था इन द फर्स्ट गल्फ वॉर। यूएन ऑपरेशन को क्या बोलते हैं हम? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जो कि ओवरवेलमिंगली अमेरिकन था। बिकॉज क्यों ये ऑपरेशन ओवरवेलमिंगली अमेरिकन था? बिकॉज जो अमेरिकन जनरल थे नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ, इन्होंने यूएन की कोalition को लीड करा था। 75% ऑफ द कोalition फोर्सेस वर आल्सो यूएस। तो यूएस की सॉर्ट ऑफ एक प्रेजेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा दिखती है इस यूएन के ऑपरेशन में, जो था हमारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इराकी प्रेसिडेंट जो हमारे उस टाइम पे थे
कौन थे? सदाम हुसैन। उन्होंने ये प्रॉमिस करा था कि वो जो वॉर लड़ेंगे इट विल बी द मदर ऑफ ऑल बैटल्स। मतलब उन्होंने प्रॉमिस तो कुछ ऐसा करा था, लेकिन जो इराकी फोर्सेस थी दे वर क्विकली डिफीटेड एंड दे वर फोर्स्ड टू विड्रॉ फ्रॉम कुवैत, और उनको फोर्स करा गया कि वो कुवैत से विड्रॉ कर लें अपने आप को। अब इस बैटल में हमें एक जो चीज दिखने को मिलती है वो ये है कि देयर वाज अ वास्ट टेक्नोलॉजिकल गैप देखने को मिलता है बिटवीन द यूएस मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड द अदर स्टेट्स। तो यूएस की मिलिट्री कैपेबिलिटी और बाकी जो स्टेट्स हैं उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी के अंदर एक टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा गैप दिखता है, बिकॉज जो यूएस की मिलिट्री कैपेबिलिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड थी बाकी सब स्टेट्स से। यूएस ने स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज़ करा था एंड इस वजह से इस वॉर को कंप्यूटर वॉर भी बोला जाता है। एंड ऑल्सो ड्यू टू द वाइड स्प्रेड टेलीविजन कवरेज, बिकॉज टेलीविजन कवरेज भी बहुत ज़्यादा थी, इस वॉर को एक वीडियो गेम वॉर भी बोला जाता है। तो इस वॉर के दो नाम हैं, एक तो कंप्यूटर वॉर और एक वीडियो गेम वॉर। एंड यूएस का सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट जो था, यूएस को प्रॉफिट भी हुआ था इस वॉर से। तो यूएस ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि यूएस ने ज़्यादा मनी रिसीव करा था कुछ कंट्रीज से जितना उसने वॉर पे स्पेंड भी नहीं करा था। तो कुछ कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, जापान एंड सऊदी अरेबिया से उसने इतना पैसा रिसीव कर लिया था जितना उसने स्पेंड भी नहीं करा था इस वॉर के ऊपर। ठीक है, तो यूएस को ऐसा माना जाता है कि प्रॉफिट हुआ था इस वॉर से। तो गाइस बेसिकली हमने इस टॉपिक में यही पढ़ा है, इमर्जेंस ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि जब सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद एक पावर जो कि इंटैक्ट रह गई वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जो हमारी यूएस थी, उसकी पावर एनहांस हो गई थी। उसके बाद हमने ये देखा है कि इराक की जो इन्वेजन थी ऑफ कुवैत, जिसके अंदर जब इराक अपना एग्रेशन क्विट नहीं कर रहा था तो यूएन को बाय फोर्स क्या करना पड़ा, लिबरेशन मैंडेट करनी पड़ी ऑफ कुवैत। तो इसके अंदर हमने देखा है कि जो एक ऑपरेशन था यूएन का, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, उसके अंदर अमेरिका का बहुत ज़्यादा एक डोमिनेंस दिखती है, डोमिनेंस शो होती है, और इसके अंदर इराक की डिफीट भी हो गई थी। ठीक है, और एक और चीज़ जो इस टाइम पे दिखती है वो ये दिखती है कि यूएस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बाकी सब स्टेट्स से बहुत ही ज़्यादा हैं। इन द सेंस यूएस मिलिट्री के मामले में तो ज़्यादा डेवलप्ड है ही, और बाकी सब एरियाज़ में भी यूएस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बाकी सब स्टेट्स से ज़्यादा हैं। तो एक गैप दिखने लग गया था। ठीक है, तो ये था हमारा इमर्जेंस ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।